कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अगर बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात की जाए तो तीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हैं। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग तीनों लॉज की डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल के बटन पर क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स के पहले कानून के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही हरकत करेगा। कब तक? जब तक रेस्ट पर पड़े हुए जिस्म या यूनिफॉर्म मोशन से हरकत करते हुए जिस्म पर नेट फोर्सेज सिफर अमल करेंगी या नेट फोर्सेज अमल नहीं करेंगी। तो उस वक्त तक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो न्यूटन कहता है वो रेस्ट में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही हरकत करता रहेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेट फोर्सेस का क्या मतलब लिया जाता है। जो अगर किसी रेस्ट में पड़े हुए जिस्म पर अमल नहीं करती तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और जो अगर किसी यूनिफॉर्म मोशन से हरकत करते हुए जिस्म पर अमल नहीं करती तो फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ही हरकत करता रहता है न्यूटन के फर्स्ट कानून के मुताबिक। तो हम लोग इन बातों को यानी नेट फोर्स को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम में आप लोगों की ये पिक्चर लगी हुई है, ये आपकी तस्वीर है। और इस पिक्चर में ये है कि आप लोगों ने बोर्ड के इम्तिहान में गोल्ड मेडल ले रखा है। अब ये पिक्चर जो है दीवार के साथ इस तरह से लटक रही है, ये लटक रही है दीवार के साथ। ये मैंने यहाँ पे सहारा बना लिया है। इस मजबूत सहारे के साथ इस धागे के जरिए ये फ्रेम लटक रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की हालत में है तो न्यूटन कहता है कि ये रेस्ट में ही रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा? क्योंकि इस पे अमल करने वाली नेट फोर्सेस सिफर हैं। अब कैसे नेट फोर्सेस सिफर हैं? अगर बच्चों हम लोग देखें तो इस पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक इस फ्रेम का वजन जो कि नीचे की जानिब अमल कर रहा है, और दूसरा जो है इस डोरी के अंदर टेंशन जो कि ऊपर की जानिब अमल कर रही है। अब ये वजन जो है W और डोरी में टेंशन T मकदार में बराबर है लेकिन सिम्मत में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और जब इन दोनों बराबर फोर्सेस को ऐड करते हैं जो कि सिम्मत में मुखालिफ है तो हमारे पास नेट फोर्स हासिल हो जाती है, और वो नेट फोर्स क्या है? सिफर है। तो देखें ये टेंशन T ऊपर की जानिब अमल कर रही है, प्लस ये यहाँ पे देखें W यानी वजन मंफी W हो जाएगा, नीचे की जानिब अमल कर रहा है। इनको ऐड करेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? सिफर आ जाएगी। तो न्यूटन यही बात बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लें कि ये एक मेज है, ये मैंने एक मेज बना दी है और इस मेज के ऊपर जो है ये एक बुक रखी हुई है यानी एक किताब रखी हुई है ये। अब बच्चों अगर आप लोग इसको देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है? दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। यानी अगर आप लोग इसको देखते हो तो बुक मेज के ऊपर पड़ी हुई है, रेस्ट की हालत में है। न्यूटन बोलता है कि रेस्ट में ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इस पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो इस बुक का वेट है जो कि नीचे की जानिब अमल कर रहा है, दूसरा इस मेज का रिएक्शन है जो कि ऊपर की जानिब अमल कर रहा है। अब ये बुक का वेट और इस मेज का रिएक्शन दोनों मकदार में बराबर हैं लेकिन सिम्मत में मुखालिफ हैं, और जब इनको ऐड करते हैं तो नेट फोर्स जो है वो सिफर आ जाती है। यानी यहाँ पे रिएक्शन ऊपर की जानिब है, मस्बत होगा, और ये लेकिन W नीचे की जानिब है, मनफी होगा, और ये दोनों मकदारें बराबर हैं लेकिन सिम्मत में मुखालिफ हैं। यानी अगर R यहाँ पे 5 न्यूटन है तो W यहाँ पे मनफी 5 न्यूटन है। इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो नेट फोर्स सिफर आती है। तो लिहाजा न्यूटन के फर्स्ट कानून के मुताबिक
मेज के ऊपर पड़ी हुई किताब भी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि उस पे नेट फोर्सेस जो है वो सिफर अमल कर रही हैं। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन से हरकत करते हुए जिस्म की। मान ले ये आप लोगों का बाइसाइकिल में बना रहा हूं और ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये बाइसाइकिल है आप लोगों का, यानी ये साइकिल है, और ये देखें बच्चों ये आप लोग यहाँ पे साइकिल के ऊपर बैठ गए हो और ये यहां से आप लोग साइकिल को चलाने के लिए अपने पांव की मदद से क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। अब देखिए एक यूनिफॉर्म मोशन से हरकत करते हुए जिस्म पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर सकती हैं। एक तो वो फोर्स हो सकती है जो कि आप लोग अपने पांव की मदद से यहाँ पे साइकिल के जो ये पेडल हैं इन पर लगाते हो, ये वाली फोर्स। एक जो है ये टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं यहाँ पे बच्चों Fs से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद दूसरी फोर्स क्या हो सकती है जो इस पर अमल कर सकती है, वो एयर हो सकती है, यानी हवा हो सकती है। तो जो कि इस ऑब्जेक्ट पर, मूविंग ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही हैं, इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं, यानी मैंने यहाँ पे फोर्स F ऐड कर दी है, हवा की फोर्स ऐड कर दी है, और यहाँ पे टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ऐड कर दिया है, और सिफर नेट फोर्स आ जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट न्यूटन के फर्स्ट कानून के मुताबिक क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन से ही हरकत करता रहेगा। तो मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि न्यूटन के फर्स्ट कानून के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही हरकत करता रहेगा जब तक उस पर अमल करने वाली नेट फोर्सेस सिफर होंगी। तो ये है बच्चों न्यूटन का फर्स्ट कानून। आई होप आप लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ पाए हो। तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन पर क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने के बाद उसकी हम लोग जो हिसाबी मसावात है उसको ड्राइव करेंगे। तो मान लो बच्चों यहाँ पे एक मुतहर्रिक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये आप लोगों की गाड़ी है, यानी कार है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या आपकी साइकिल हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, कार हो सकती है, ठीक है। तो न्यूटन अपने सेकंड लॉ में क्या बोलता है, ये आप लोग बैठे हुए हो। न्यूटन बोलता है कि जब किसी मुतहर्रिक जिस्म पर कोई फोर्स F अमल करती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये गाड़ी है, इस पर जब कोई फोर्स F अमल करेगी, मान लो कि ये फोर्स F इस पर अमल कर रही है, तो न्यूटन क्या बोलता है, इस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन A पैदा होता है, इस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन A पैदा होता है। तो बहुत सिंपल बात है बच्चों, यानी जब भी किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करेगी तो फोर्स की सिमत में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। अब बच्चों उसके बाद क्या बात करता है कि इस एक्सेलरेशन की मकदार जो है, यानी ये जो फोर्स के लगाने से एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, इसकी जो मकदार है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी तो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स बढ़ेगी तो उससे पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी उस ही निस्बत से बढ़ेगा जिस निस्बत से फोर्स इंक्रीज हुई है। तो बच्चों इसको हम लोग हिसाबी तौर पर ऐसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। उसके बाद सेकंड बात न्यूटन क्या कहता है, सेकंड बात ये कहता है कि पैदा होने वाला ये एक्सेलरेशन जो है इस ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो मकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक है, अगर एक मकदार कम होती है तो दूसरी मकदार उसी निस्बत से बढ़ती है, अगर एक मकदार बढ़ेगी तो दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ताल्लुक को बटे में लिखा जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/मास। अब यहाँ पे बच्चों अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है
तो एक्सेलरेशन की मकदार कम होती है। अगर एक्सेलरेशन कम होता है तो मास उसी निस्बत से जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये दो बातें कर दी हैं न्यूटन ने। मैं एक बार फिर इनको दोहरा देता हूं कि न्यूटन बोलता है कि अगर किसी भी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करती है तो उस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन ए पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन ए की मकदार जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये जो सैंपल है बच्चों, ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी का सैंपल है। इन दोनों मसावातों को हम लोग यकजा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्रोपोर्शनलिटी एफ अपॉन एम। तो बच्चों जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के सैंपल को खत्म करेंगे तो यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू के टाइम एफ अपॉन एम। तो यहां पे बच्चों हमने देखना है जो ये के है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और एसआई यूनिट में के की कीमत 1 होती है और इस बात का हमको इल्म है कि 1 किसी भी अदद के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी कीमत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पे के की कीमत 1 है तो f अपॉन m से मल्टीप्लाई होगा तो f अपॉन m ही रहेगा। यानी यहाँ पे ये बन जाएगा a इज इक्वल टू f अपॉन m। अब जो ये देखें m यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी f इज इक्वल टू m a। ठीक है, तो यहां से न्यूटन के सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है वो ड्राइव हो चुकी है। अब जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एक न्यूटन से क्या मुराद ली जाती है। तो देखो बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो तो मान लो अब यहाँ पे आप लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे या तो फिर 1 kg उसी वक्त हो सकता है कि अगर आपकी ये गाड़ी है, ये भी बच्चों वाला खिलौना है और ये जो है ये भी आपका खिलौना है, तो उस वक्त इस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो सकता है 1 kg। तो कहता है कि अगर किसी जिस्म का मास 1 kg हो और उस जिस्म में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन 1 मीटर फी सेकंड हो तो फिर उस जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स 1 न्यूटन होगी। तो बच्चों बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक न्यूटन से क्या मुराद है, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसके जवाब में आप लोगों ने लिखना है अगर किसी जिस्म का मास 1 kg हो और उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन 1 मीटर फी सेकंड हो तो फिर उस पर अमल करने वाली फोर्स जो है वो 1 न्यूटन होगी। तो बच्चों यहां से हमको फोर्स का यूनिट मालूम करना है। तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और मास को हम लोग मापते हैं केजी में मापते हैं और जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग मापते हैं मीटर फी सेकंड में। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट हुआ किलोग्राम मीटर फी सेकंड जो कि इक्वल होता है न्यूटन के। तो आई होप बच्चों आप लोग न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसको ड्राइव करना सीख चुके हो। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे अभी और उस एग्जाम्पल के बाद जो है हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे चैनल पर तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करो और बेल के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना। अब दोस्तों हम लोग एक प्रॉब्लम को हल करेंगे और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि मान लो कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट ये एक साइकिल बना रहा हूं बच्चों, ये मैंने साइकिल बना दी है यहाँ पे ये वाला, और ये आप लोग इस साइकिल पे बैठे हो और ये यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, अपने पांव की मदद से कोई फोर्स लगाते हो। तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो गिवन है, वो है 8 kg यानी 8 किलो का ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो आप लोग इस पे फोर्स लगा रहे हो यानी F जो है वो 20 न्यूटन आप लोग इस पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की सिमत में कहता है कि पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन A है वो फाइंड करो। तो देखो बच्चों कितनी सिंपल प्रॉब्लम है, यानी आप लोगों को पता है कि इस ऑब्जेक्ट पे अमल करने वाली फोर्स 20 न्यूटन है और जो इस ऑब्जेक्ट का मास है वो 8 kg है।
उसके बाद एक्सेलरेशन कहते हैं फाइंड कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सिंपल भी है। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो क्या था, उसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, यानी फोर्स इज इक्वल टू m यानी मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने कीमतें दर्ज करनी है। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, उसके बाद मास 8 kg है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब देखिए 8 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 20/8 इज इक्वल टू 8। अब ये इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 5 20। अब 2 को आप लोग जो है आगे इस पे 5 को 2 पर डिवाइड कर दोगे तो 2.5 एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर फी सेकेंड। यानी अगर आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट का मास पता चल जाए, उस पर अमल करने वाली फोर्स पता चल जाए, तो उस फोर्स के नतीजा में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मकदार में बराबर होता है लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। तो ये बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन देखो हम लोग जब जमीन पर चल रहे होते हैं, यानी मान लीजिए ये जो है ये हमारी अर्थ है यानी जमीन है और यहाँ पे आप लोग हो, ठीक है, और जब आप लोग इस जमीन के ऊपर चलते हो तो बच्चों होता क्या है, आप लोग अपने पांव की मदद से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो। ठीक है, ये आपके पांव हैं तो इससे आप लोग जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, ये आपका एक्शन है। और जमीन क्या करती है बच्चों, जमीन क्या करती है, आप लोगों को उतनी ही फोर्स से, यानी जितनी फोर्स से आप लोग जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हो तो जमीन उतनी ही फोर्स से आप लोगों को आगे की तरफ धकेलती है। ये जमीन का रिएक्शन है, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों मकदार में बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं। इसके बाद बच्चों इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान बच्चों एक्शन और रिएक्शन को हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोग जो है फुटबॉल के प्लेयर हो, यानी ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है जो कि फुटबॉल का प्लेयर है। अब ये क्या करता है, ये इस फुटबॉल को किक लगाता है तो अपने पांव की जो फोर्स इस बॉल पे, फुटबॉल पे ये ऑब्जेक्ट लगाएगा, वो इस ऑब्जेक्ट का एक्शन है, वो इस ऑब्जेक्ट का एक्शन है। और उसके बाद जितनी ये ऑब्जेक्ट जो है अपने पांव से फोर्स लगाएगा इस फुटबॉल पर, फुटबॉल उतनी ही फोर्स से इसके पांव को पीछे की तरफ धकेलेगा। ये क्या है, ये बच्चों रिएक्शन है। ये क्या है, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों मकदार में बराबर हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बच्चों आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप लोग एक गुब्बारा लोगे और उस गुब्बारे के अंदर आप लोगों ने हवा भरनी है, ठीक है, और हवा भरने के बाद जैसे ही आप लोग गुब्बारे को छोड़ोगे तो बच्चों आप लोग देखोगे कि उस गुब्बारे से जो हवा है वो तेजी के साथ बाहर निकलेगी और साथ आप लोगों को साउंड भी सुनाई देगी। और ये क्या है, हवा का गुब्बारे से बाहर निकलना, ये बच्चों एक्शन होगा, ये एक्शन होगा। और इसके रिएक्शन के तौर पर गुब्बारा उतनी ही फोर्स से, यानी जितनी फोर्स से हवा गुब्बारे से बाहर निकल रही है उतनी ही फोर्स से गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा और ये गुब्बारे का क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब ये एक्शन और रिएक्शन जो है मकदार में बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ है। तो बिल्कुल इसी हसूल पर काम करते हैं रॉकेट। रॉकेट आप लोगों ने बच्चों ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये आप लोगों ने टीवी में भी देखे होंगे ऐसे रॉकेट। अब बच्चों रॉकेट में होता क्या है, ईंधन जलता है। जब रॉकेट में ईंधन जलता है तो बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से गैसेस का अखराज होता है। अब ये गैसेस का जो अखराज होता है रॉकेट में, ये बच्चों होता है एक्शन, ये होता है एक्शन। और इसके रिएक्शन के तौर पर जो है ये जो है यहाँ पर रॉकेट ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी जितनी ज्यादा स्पीड से इस रॉकेट से जो है वो
गैसेस खारिज होंगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से ये रॉकेट जो है ऊपर की जानिब। आई होप बच्चों आप लोग इनको अच्छे से समझ पाए हो। मैं एक बार फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बयान कर देता हूं कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो न्यूटन कहता है रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही हरकत करता रहेगा जब तक उस पर अमल करने वाली नेट फोर्सेस सिफर होंगी। उसके बाद बच्चों जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अमल करती है तो उसकी सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उस ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। इन तीनों लॉज को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर बच्चों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन पर क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको, और वो आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल के बटन पर क्लिक कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।